देखिए, करीब 1 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रहा है और 12 बजे दोपहर चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मतलब चुनावी बिगुल आज बजने वाला है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, नतीजों के दिन की तारीख बता दी जाएगी। लेकिन इस बीच दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई है और इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद हैं। चुनावी राज्यों और जातिगत जनगणना को लेकर मंथन चल रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो एक तरफ जहां अब चुनाव की तारीखों के ऐलान में महज 1 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है, वहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर ये बड़ी बैठक CWC की बैठक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक है, जिसमें कांग्रेस का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा सामूहिक नेतृत्व है वो साथ में बैठकर मंथन करता है। और ऐसे में जब चुनावी तारीखों का ऐलान होना है, उससे चंद मिनट पहले ये मंथन CWC का, सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, एक तो बताइए, क्या पहले से प्लान था CWC की ये आज होने वाली बैठक, और खासतौर से चुनावी राज्यों को लेकर इसमें क्या मंथन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है? आशीष जी रोमाना, बिल्कुल ये वर्किंग कमेटी की बैठक पहले से तय थी। 9 तारीख को बैठक बुलाई गई थी। अब से करीबन 1 हफ्ते पहले इसका ऐलान कर दिया गया था, लेकिन ये कोइंसिडेंस है कि आज ही के दिन इलेक्शन डेट्स भी अनाउंस होने हैं 5 राज्यों के, और उसी की प्रिपेयर्डनेस को लेकर के आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आज जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें क्या रणनीति हो, कैसे लड़ा जाए और वो मुद्दे कौन से हों जिस पर प्राइमरीली भाजपा और तेलंगाना में BRS को घेरने की कोशिश की जाए। इन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है। जातीय जनगणना का मसला भी आप जानते हैं सामने है, जिसको लेकर के व्यू बनाना है कि किस तरह से उसको रोल आउट करेंगे अगर चुनाव जीतने की स्थिति में कांग्रेस आती है, क्योंकि ऐलान तो कांग्रेस पार्टी ने करना शुरू कर दिया है, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो। राजस्थान में बाकायदा उसके ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। तो इन तमाम मुद्दों पर चुनाव कैसे लड़ा जाए, कैसे जीत सुनिश्चित की जाए, उसको लेकर के उस लिहाज से अगर हम देखें तो आज का ये जो कार्य समिति की बैठक है वो काफी अहमियत रखती है। आप रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। जरा जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी मौजूद हैं। सबसे पहले अंकित गुप्ता का रुख करेंगे, क्योंकि अंकित गुप्ता जिस जगह पर मौजूद हैं वहीं पर अब से करीब 50 मिनट के आसपास का वक्त बाकी रह गया है अंकित, और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पर होनी है। जी बिल्कुल, करीबन 55 मिनट का वक्त, अगर टू बी प्रिसाइज बात करें, क्योंकि 12 बजे का वक्त दिया गया है। और आप ये यकीन मानिए कि 12 बजे के जैसे ही वक्त बजेगा, 12 से 1 बजे के बीच में ये जो मंच सजा हुआ है, इस पर आपको मुख्य चुनाव आयुक्त भी नजर आएंगे, राजीव कुमार, उसके साथ में जो बाकी चुनाव आयुक्त हैं वो भी नजर आएंगे, और यहां से ही उन चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। और देखिए, सामने साफ तौर पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान एवं तेलंगाना विधानसभा चुनावों के साधारण निर्वाचन को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और ये वो राज्य है जहां पर अगले 1 महीने बाद, यानी कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं, जैसे कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है, 15 नवंबर दिवाली के बाद से 15 दिसंबर तक जो पूरे मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। और 5 राज्यों में जो सबसे पहला मतदान है, मुमकिन है कि वो छत्तीसगढ़ में हो, और आखिरी जो मतदान है मुमकिन है कि वो राजस्थान में हो। और 10 से 15 दिसंबर के आसपास चुनावी नतीजों का ऐलान होगा। तो ये वो मंच है जो सजा हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अब जो बाकी चुनाव आयुक्त हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और करेंगे चुनावों की तारीखों का ऐलान। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। जल्दी से मध्य प्रदेश दर्शकों को लेकर चलते हैं। ब्रजेश हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश से जानते हैं जरा, जिस तरीके से सनातन से लेकर हिंदुत्व तक के मुद्दे पर यहां पर तो डाल पात पात वाली सियासी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने के लिए मिली है, तो इस रूप में समीकरण मध्य प्रदेश के क्या इशारा कर रहे हैं ब्रजेश? देखिए, मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे हर बार इलेक्शन बहुत करीबी होता है। पिछली बार भी चुनाव इतना करीबी था कि बीजेपी को जो वोट परसेंट मिला था 41 मिला था, और जो कांग्रेस को मिला था 40.9 मिला था, यानी 0.1% का फर्क था। और इसी बात पे कांग्रेस ने सरकार बना दी थी। बीजेपी को 109 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, यानी सिर्फ 5 सीटों का अंतर था, मगर इसके बावजूद बीजेपी को वोट ज़्यादा मिले थे। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में हालत बहुत करीबी होते हैं दोनों पार्टियों के बीच, और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि बेहद करीबी मुकाबला है, बेहद दिलचस्प मुकाबला है। और इस बार मुकाबला इसलिए हम जो लगातार चुनाव देखते हैं उनको, इस बार मुझे एक नयापन इसमें यही दिख रहा है कि इस बार जो बीजेपी ने अपना चुनाव जो मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी है, चेहरा है, उसे घोषित नहीं किया, वरना हर बार मुख्यमंत्री पद का चेहरा शिवराज सिंह चौहान होते हैं, क्योंकि वो 3 बार 4 बार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। मगर इस बार ऐसा नहीं किया गया। आप कहें पिछले चुनाव से और ऐसा नहीं किया गया। इसके बाद दर्द जो है मामा का, वो बार बार छलक भी रहा है। ब्रजेश, ये भी तो बहुत दिलचस्प है ना कि मामा जो है वो चुप नहीं
बैठ रहे हैं, उनका दर्द जो है वो बार बार जबान पर आ जाता है। कभी कहते हैं बहनों से कि साहब मैं चला जाऊंगा तो याद बहुत आऊंगा, कभी पूछते हैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, और कभी यहां तक कह देते हैं मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इस तरीके की बातें खुले मंच से जनता के बीच जाकर कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, सीडब्ल्यूसी की बैठक में पहुंचे अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, और उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। कांग्रेस की जीत तय है, जाहिर सी बात है चुनावी मौसम है तो अपनी पार्टी की जीत को लेकर बड़ा दावा दिग्विजय सिंह की तरफ से ठोका जा रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की सरकार बनेगी, यह बड़ा दावा जो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। कि नहीं जीत रहे हैं आप लोग मध्य प्रदेश? 100%, 101%। सर राहुल जी, सर लद्दाख में हाल ही में पहुंचे हुए थे, अब वहां पर एक अच्छी जीत मिली है काउंसिल इलेक्शन में। कन्याकुमारी से लद्दाख तक हवा है राहुल गांधी। सीधे ब्रजेश के पास आपको लेकर चलेंगे। ब्रजेश, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है। लग रहा है कि जिस तरीके से कर्नाटक में वापसी हुई है, क्योंकि कर्नाटक में पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, तो कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार जैसे पिछली बार कांग्रेस 2018 में चुनाव जीती, तो इस बार कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस के पास पिछली बार चुनाव में बहुत सारे गुट थे, जिसमें एक सिंधिया गुट भी था, मगर ऐसा पूरी कांग्रेस सिर्फ कमलनाथ के पीछे एकजुट नजर आ रही है और सबको लग रहा है कि करो या मरो की स्थिति है। मगर बीजेपी में बड़ा बदलाव ये आया है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो होर्डिंग्स है, ये है एमपी के मन में बसे मोदी। तो बीजेपी ने सब पूरा अपना गेम प्लान चेंज कर दिया है, बजाय शिवराज के चेहरे के मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और शिवराज को चेहरा बनाया ही नहीं है। ये बहुत बड़ा बदलाव है मध्य प्रदेश की राजनीति में, जो इससे पहले कभी नहीं था कि जो सर्विंग चीफ मिनिस्टर है, जो बहुत लोकप्रिय है, जो बहुत मेहनती है, जो हर बार चुनाव जिताते लाया है, उसको इस बार साइडलाइन किस तरीके से किया गया है। ये मध्य प्रदेश की बीजेपी की राजनीति की सबसे बड़ी खबर है, जो इस चुनाव में देखा जाएगा कि इस बीजेपी की उस रणनीति का कितना फायदा मिलता है। हम समझते थे कांग्रेस को डू एंड डाई की स्थिति है, मगर यहाँ तो बीजेपी की डू एंड डाई की स्थिति है। तभी उसने अपने बड़े बड़े सूरमाओं को मैदान में उतार दिया है, 7 सांसद मैदान में उतरे हुए, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं। तो कभी ऐसा सोचा नहीं गया था कि बीजेपी इस तरीके की रणनीति बनाएगी। 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव, अभी तक जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है उसमें ये बड़े दिग्गज जिनको चुनाव मैदान में उतारकर बड़ा सियासी दांव बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में खेल दिया गया है। तो शाम 4 बजे से एबीपी न्यूज पर जरूर देखेगा 5 राज्यों का ओपिनियन पोल। इस बीच आपको बता दूं 45 मिनट से भी कम का वक्त बाकी रह गया है चुनाव की तारीखों का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग का दोपहर 12 बजे 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, नतीजों की तारीख सामने आ जाएगी। और इस सब के बीच जो राजनीतिक दल हैं, जाहिर सी बात है उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। नेता जो हैं खास तौर से उनकी तो धुकधुकी सी बंधी हुई है। और इस सब के बीच एक नेता जिनका नाम मैं यहां पर लेना चाहती हूं, राकेश शुक्ला जी, शिवराज सिंह चौहान, मामा की परेशानी की वजह क्या है? शिवराज सिंह चौहान की परेशानी की वजह शिवराज सिंह चौहान खुद हैं। 2020 में जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, मुझे लगता है उस समय पर यदि वो मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर देते तो आज मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चेहरा होते। उन्होंने मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया। उसके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 4 महीने के बाद एक मैसेज राजनीतिक चला कि सीएम बदला जाएगा। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के मन में खटका लगा और वो राज्य को अपने हाल पे छोड़ के ये सोचने लगे कि अब बदला तो जाना है तो ज़्यादा काम करने की क्या ज़रूरत है। और इसी चक्कर में 3 साल गुजर गए और वो 3 साल में जो 15 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो 3 साल उनके लिए ग्रहण काल साबित हुआ। और इसलिए आज शिवराज सिंह चौहान 3 साल ने 15 साल के कामकाज पर ग्रहण लगा दिया, आप ये कह रहे हैं। जी अब बिल्कुल। तो संकट मामा के सामने मुकेश केजरीवाल जी, टिकट मिलेगा या नहीं, सियासी गलियारों में ये चर्चा भी जोरों पर हो रही है। बिल्कुल, मैं देख रहा था कि खबरों की हेडलाइन ये कह रही है कि भाजपा चौहान को कहां से खड़ा करेगी, इस पे विचार चल रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से पहले भी ये सोचा जा रहा था कि क्या वो पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। इतने बड़े भाजपा के नेता माने जा रहे थे, एक बड़ा राज्य है, उसको इतने समय से लीड कर रहे हैं। उनकी विधानसभा की खुद की सीट भी पार्टी डिसाइड कर रही है। आमतौर पे व्यवहारिकता में ऐसा होता नहीं है। जो बड़ा नेता होता है वो खुद की नहीं बल्कि अपने साथ 25-50 और नेताओं की सीट डिसाइड करता है और कायदे से करता है। सीना ठोक क्या करता है कि ये तो यहाँ से लड़ रहे हैं, लेकिन खुद उनकी सीट डिसाइड नहीं है। लेकिन मैं दूसरा पहलू भी इसका देखता हूँ कि जब अगर व्यावहारिकता की बात करें कि जब उन्हें पता चल चुका है कि राजनीति में उनके लिए एक सीमा है, उनकी उम्र भी है, उनका एक आती है, एक समय आता है जिसके बाद
जनता भी काफी हद तक ऊब जाती है। भाजपा में वहां पे कई नेता हैं, जैसे राकेश जी अभी भी बता रहे थे, जो एक रणनीति भाजपा वहां बना रही है कि सभी अलग अलग नेताओं के जो समर्थक हैं उनको लगे कि उनका नेता सीएम बन सकता है। उस रणनीति के तहत अगर भाजपा वहां पे काम करती है तो जो उनका एंटी इनकम्बेंसी है वो काफी हद तक दूर हो सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस बात को नहीं समझ रहे हैं और बार बार जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है एक उम्र के बाद और एक अनुभव के बाद जब उन्हें लग जाए कि अब उनकी वो स्थिति नहीं है, उस तरह का कद उनका नहीं रहा पार्टी में, निश्चित तौर पे भाजपा में, चाहे वो राज्य की समझ तो शायद रहे हैं और इसी वजह से वो एहसास भी कर रहे हैं और इसी वजह से वो दर्द के दौर से भी गुजर रहे हैं, वो दर्द जो वो संभाल भी नहीं पा रहे हैं और इसीलिए चुनावी सभाओं में वो दर्द बार बार छलक भी रहा है इस रूप में कि जनता के बीच पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान सवाल पूछते हैं, मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिरों में रुमाना इसार खान। चुनावी बिगुल बजने वाला है। 5 राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान आधे घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, हुंकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भरी गई है। CWC की बैठक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, हम सभी 5 राज्यों में जीत हासिल करेंगे। कर्नाटक और हिमाचल में जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित हैं, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। खड़गे ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए भी कार्यकर्ताओं से कह दिया है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के भी निर्देश दे दिए गए हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, साफ तौर पर जीत का खाका, चाहे 23 का चुनाव हो या फिर 24 का फाइनल हो, सबके लिए खींच दिया गया है CWC की इस बैठक में। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जो नतीजा है कांग्रेस के पक्ष में उसका हवाला देते हुए ये दावा किया है कि बीते दिनों में वो तमाम चुनावी राज्यों में गए हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है कांग्रेस के पक्ष में। और उन्होंने दावा किया है कि 5 राज्य जीतेंगे और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को का आह्वान किया है कि पार्टी जो है वो सामूहिक तौर पर चुनाव लड़े पूरी ताकत के साथ और केंद्र सरकार की जो नाकामियां हैं उन सबको उजागर करे और माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई, बेरोजगारी आदि से लेकर के ओल्ड पेंशन स्कीम और महिला आरक्षण में 33% महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे जैसे तमाम मुद्दों का जिक्र किया है। मणिपुर की स्थिति को लेकर के, प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। तो एक तरफ सरकार पर तीखा हमला किया है और वहीं कांग्रेस शासित राज्यों की तारीफ की है और जो चुनाव 5 राज्यों में होने हैं उसको लेकर के अपील की है कि पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के नेता जो हैं वो चुनाव में उतरें और दावा किया है कि माहौल CWC की ये बैठक जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से तमाम उन मुद्दों को सामने रख दिया गया जिनके जरिए सरकार की घेराबंदी करके कांग्रेस को आगे जीत हासिल करनी है। ये हुंकार CWC की बैठक में भरी गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बताते हैं। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले राजस्थान को लेकर भी अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावे तेज हो गए। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं सुखविंदर सिंह रंधावा। प्रधानमंत्री मोदी पर वो हमला बोल रहे हैं और वहीं जवाब में सीपी जोशी जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर दी गई है। जरा सुनिए ये सियासी आर पार राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच। वैसे नहीं देख रहे कि मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, वो ये जो बात है हम उसका वेलकम करते हैं और जो राजस्थान की इलेक्शन है वो हम जीत कर आएंगे। हमारी योजनाएं, हमारे जो प्रोग्राम, हमारे काम वो लोग बताएंगे कि हमने क्या किया है, कैसे किया है। लोगों को जो अच्छे लगते थे काम उनके वो लेकर जाएंगे। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब 7 बार, मेरे ख्याल 6 बार राजस्थान में जाकर आए हैं। जिन लोगों को डर होता है वो इतनी बार जाते हैं और वहां जाकर वो ये कहना जो पिछली उदयपुर में उनकी रैली हुई थी, वहाँ उन्होंने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर के जहाँ राजस्थान की गवर्नमेंट की जो योजनाएं हम उनको जारी रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी हार वहाँ से कबूल कर ली। हम भी तैयार हैं और राजस्थान की जनता भी तैयार है। इससे राजस्थान की वादा खिलाफी करने वाले लूट और झूठ की सरकार को, ऐसी सरकार को राजस्थान की जनता तैयार बैठी है विदाई देने के लिए। राजस्थान की नारी सुरक्षित होगी और युवाओं की नई उड़ान होगी। मैं सोचता हूँ राजस्थान के जन जन में विश्वास नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होगा।
अच्छा, राजस्थान में भी बीजेपी की तरफ से चेहरा सामने नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है, सामूहिक नेतृत्व है, जिसके तहत राजस्थान में भी चुनाव मैदान में बीजेपी उतरी हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मनीष से, नेताओं के दावे अपनी जगह, लेकिन राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज? जनता इसी सवाल का जवाब तलाशेगी। बिल्कुल रोमाना, वादे हैं, वादों का क्या, ये तो आते हैं नेता अपनी तरफ से वादे करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में पिछले करीबन 2.5 दशक से जिस रवायत का जिक्र आपने किया, वो लोग ये मानकर चलते हैं कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि पिछले करीब साल 1998 से अगर चुनावी कवरेज के अपने अनुभव की बात मैं करूं, तो इस बार दीवार पर साफ तौर पर लिखा हुआ नहीं दिख रहा कि किसकी सरकार बनेगी। इसकी बड़ी वजह है कि एक तो बहुत बड़ी नेता वसुंधरा राजे, उनको दरकिनार किया गया है, बीजेपी का कोई चेहरा सामने नहीं है, और इन सबसे ऊपर अशोक गहलोत पूरी ताकत से इस कोशिश में है कि उनकी सरकार वापस सत्ता में आए। बहुत सारी लोक लुभावन घोषणाएं उन्होंने की, और ये सिलसिला आचार संहिता लागू होने जा रही है उसके पहले तक लगातार जारी रहा। ऐसे में गहलोत पीछे हटने वाले नहीं दिख रहे। सीधा मुकाबला अशोक गहलोत का इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि सीधा दोनों के बीच में वार पलटवार चल रहा है। ईआरसीपी से लेकर बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अशोक गहलोत बार बार उठाते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान की कानून व्यवस्था, महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार, वो विषय हैं जिन्हें लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार राजस्थान की सरकार पर हमलावर हो रही है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। मुकेश केजरीवाल हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जरा उन्हीं से जानते हैं, ये वसुंधरा को किनारे करना बीजेपी के लिए जोखिम साबित हो सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में दोनों ही बड़ी पार्टियों में गुटबाजी है। इधर सचिन पायलट भी लगातार चुनौती देते रहते हैं, लेकिन वहां स्थिति थोड़ी अलग है। गहलोत ने एक तरह से अपना एकाधिकार सार्वजनिक तौर पे स्थापित किया हुआ है। पायलट जो भी कहते रहे, जो भी करते रहे, उसके खिलाफ गहलोत खुल के लगातार बयानबाजी भी करते रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कि जब भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान से होकर गुजरने वाली थी, तब भी उन्होंने खुलेआम पायलट के खिलाफ लगातार बयान दिए हैं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं। एक तरह से उनका एकाधिकार है। अब इसका फायदा किस तरह से मिलेगा कि वहां की, और दूसरी तरफ पायलट को यह साबित करना, उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। उन्होंने, उनकी कई बार कयासबाजी चली कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, कभी बीजेपी में जाएंगे, फिर कई बार बात चली कि वो एक नई पार्टी में भी जा सकते हैं या अपनी पार्टी बना सकते हैं। वो सभी दरवाजे बंद हो गए हैं जी। गुटबाजी के मामले में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, राजस्थान में दोनों ही पार्टियां जूझ रही हैं, किसी को फायदा नहीं मिल रहा है, दोनों ही बटी हुई हैं। निश्चित तौर पे जैसे अभी सचिन पायलट जी की बात हुई, तो मैं मुकेश जी की बात से सहमत हूँ कि सचिन जी को जब केंद्रीय राजनीति में लाया गया तो उसका ये आकलन किया गया कि उनको राष्ट्रीय परिदृश्य में बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि मेरा मत है कि सचिन पायलट जी को CWC में लाके राजस्थान में गहलोत जी के लिए संकट दूर करने का प्रयास किया गया है। रही बात वसुंधरा जी की, अभी तक ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला है कि वसुंधरा जी को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी साइड करके चल रही है। हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी, लेकिन यदि वसुंधरा जी को पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी साइड करती तो कहीं ना कहीं वसुंधरा खेमे से ये मैसेज सामने आता कि वसुंधरा कुछ न कुछ ऐसा खेल करेंगी। इसका मतलब है कि केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा जी के बीच में कोई न कोई ऐसा बातचीत, सहमति और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कि वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें और उसके परिणाम स्वरूप वसुंधरा राजे जी को कोई ना कोई अच्छा पुरस्कार भाजपा की तरफ से दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी के दिग्गजों का दौरा होता है राजस्थान में, मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, कटी कटी सी कुछ वसुंधरा राजे नजर आती हैं वहां पर, इसका कितना खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में चुनावी जंग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा प्रचंड बहुमत से वो कांग्रेस की जीत का दावा कर रही हैं, और बीजेपी भी खुद को पूरी तरीके से तैयार बता रही है। तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये सीधी टक्कर का मामला है, और ऐसे में दोनों ही तरफ से अपनी अपनी जीत की हुंकार। क्योंकि हमारी सरकार ने काम किया है। पिछली बार जो राहुल गांधी जी ने भरोसा दिलाया था, आज हमारी भरोसे की सरकार है। जो हमने कहा वो करके दिखाया और उससे ज़्यादा काम किया है, और छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस में विश्वास करते हैं। उन्होंने 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन देख रखा है, और हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से ज़रूर बनेगी। इलेक्शन कमीशन का स्वागत है
और जिस प्रकार से फेयर एंड स्वस्थ चुनाव हुए हैं वैसे ही आगे की प्रक्रिया भी चलेगी और हम सब तैयार हैं उसके लिए। और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर है सभी में हम एक संपन्न तरीके से बाहर। सीधे रायपुर आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। आर पार की टक्कर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच, किसके दावे में कितना दम ज्ञानेंद्र? देखिए, कुमारी शैलजा अभी कह रही थी रोमाना, भरोसे की सरकार। अंदर खाने की बात मैं आपको बता दूं, यही नारा था, भूपेश है तो भरोसा है, अब कांग्रेस है तो भरोसा में तब्दील हो गया है। इसमें कोई शक नहीं है रोमाना कि भूपेश बघेल ने अपने व्यक्तित्व को और अपने राजनीतिक ओहदे को इस 5 साल में बहुत बढ़ा लिया है। छत्तीसगढ़ियावाद की बात हो या फिर ओबीसी पॉलिटिक्स की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ के उन लोगों अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात हो या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करके उनको लाभान्वित करने की बात हो, भूपेश बघेल ने सॉफ्ट हिंदुत्व को पहले दिन से अपने साथ लेकर वो चले। लेकिन 2.5 साल का मसला, अगर कोई ये समझ रहा है रोमाना कि वो उप मुख्यमंत्री बनाकर टीएस सिंहदेव को खुश कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कांग्रेस के टिकट बंटवारे के बाद यह तय होगा कि कांग्रेस के अंदर खाने क्या होगा। कुछ दिन पहले जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजस्थान के मनीष शर्मा बता रहे थे कि जो हमारी राजनीतिक समझ है रोमाना, मैं भी ये कह रहा हूं छत्तीसगढ़ के लिहाज से कि कुछ दिन पहले तक राजनीतिक विश्लेषक हो या पत्रकार हो या तो फिर आम जनता कह यही रही थी कि कुछ भी हो जाए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन रोमाना, आज की स्थिति में यह कहा जा रहा है कि देखिए, थोड़ा एज जरूर है लेकिन मुकाबला कांटे की टक्कर का है। कांटे की टक्कर का मुकाबला यहां पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़, वैसे ही राजस्थान, वैसे ही मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। तो मिनटों में इंतजार सिमट चुका है। करीब 10 मिनट के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। मेरे साथ इस वक्त मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं, अंकित गुप्ता, विकास भदौरिया। जल्दी से आपको विकास के पास लेकर चलते हैं। 24 के फाइनल से पहले 23 का ये सेमीफाइनल, बीजेपी की यूएसपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। विकास? जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए रोमाना, इसको इस तरह से देखना होगा कि केवल ये 5 राज्यों के चुनाव नहीं है, बल्कि लोकसभा के लिए अभी से पिच तैयार होना शुरू हो चुकी है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाना है, लेकिन अब 5 राज्यों का चुनाव भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर एक तरह से नेट प्रैक्टिस है लोकसभा चुनाव के लिए। और यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर जो बीजेपी का हमला होगा बहुत ज़्यादा तेज होगा, लेकिन जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सीधा वोट मांगा जाएगा। बड़ी बात बता रहे हैं विकास भदौरिया, 24 के लिए मोमेंटम अभी 23 से ही सेट करने की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। जल्दी से लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, सुखबुगाहट तेज होती हुई नजर आ रही है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। जी बिल्कुल, आखिरी 9 मिनट का इंतजार, माइक टेस्टिंग हो चुकी है। बस मुख्य चुनाव आयुक्त कभी भी यहां पर पहुंचेंगे और हो जाएगा चुनावी तारीखों का ऐलान। लेकिन जिस बात को लेकर के आप लोग पिछले काफी देर से चर्चा कर रहे हैं रोमाना, मेरे लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वो ये है कि इंडिया गठबंधन जो तैयार किया गया था, चर्चा ये भी हो रही थी कि मुमकिन है कि ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो, यहां पर भी जो है वो इंडिया गठबंधन के तौर पर जो विपक्ष एक साथ आए। क्या तमाम विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के तौर पर एक साथ आएंगी? क्या वो जो तमाम विपक्षी पार्टियां जो अलग अलग चुनाव लड़ती रही हैं, क्या वो बीजेपी को एक साथ चुनौती देंगी? ये भी बड़ा सवाल है कि साहब, लोकसभा चुनाव से पहले क्या विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन का अस्तित्व देखने के लिए मिलेगा? इस पहलू पर आएंगे, लेकिन फिलहाल सुखबुगाहट तेज होती हुई जिस बात का जिक्र अंकित गुप्ता कर रहे हैं, माइक टेस्टिंग हो चुकी है।